નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, શારદા સંકુલ ટ્રસ્ટ સંચાલિત શ્રી વિવેકાનંદ માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક સ્કૂલ ધોરણ 9થી 12માં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મારું નામ રણધીર ખાંટ. આજે આપણે ધોરણ 9માં હિન્દી વિષયમાં પાઠ 8 ગુલમર્ગ કી ખિડકી સે એક રાત એના લેખક છે મોહન રાકેશ અને આ પાઠનો સાહિત્ય પ્રકાર છે યાત્રા વર્ણન. ગુલમર્ગ કી ખિડકી સે એક રાત, લેખક મોહન રાકેશ. હવે આપણે લેખકનો પરિચય મેળવી લઈએ. મોહન રાકેશનો જન્મ 1925માં અને નિધન 1972માં થયું હતું. मोहन राकेश का जन्म जालंधर पंजाब में हुआ था. इनके पिता व्यवसाय से वकील थे, परंतु उनकी साहित्य में बहुत रुचि थी. अतः राकेश को बचपन से ही घर में पर्याप्त साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ. इन्होंने हिंदी तथा संस्कृत में एमए तक शिक्षा प्राप्त की और तत्पश्चात डीएवी कॉलेज जालंधर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में अध्यापन कार्य किया. कुछ समय तक इन्होंने सारिका कहानी पत्र का सफल संपादन किया और बाद में स्वतंत्र लेखन करते रहे. कहानी लेखन के साथ साथ इन्होंने उपन्यास और नाटक भी लिखे थे. इनकी प्रमुख रचनाओं में इंसान के खंडहर, नए बादल, एक और आदमी आदि कहानी संग्रह तथा अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल प्रसिद्ध उपन्यास है. अषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे तथा लहरों के राजहंस इनके प्रसिद्ध नाटक है. मोहन राकेश मूलतः एक सफल कहानीकार तथा नाटककार है. गुलमर्ग की खिड़की से एक रात परिवेश से लिया गया है. इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का स्वानुभूत विवरण प्रस्तुत किया है. गुलमर्ग का सारा वातावरण इनको अपने में समाया सा लगता है. गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय सौंदर्य इनसे भूलाया ही नहीं जाता. હવે આપણે આગળ પાઠ જોઈશું. कुछ जगह होती है जिन्हें आँख एक बार देखती है तो चौंक उठती है, फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है. गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है. મિત્રો, આમાં આ જે પાઠ છે એમાં ગુલમર્ગ જે કાશ્મીરનું એક સુંદર પ્રાકૃતિક સ્થળ છે તેના વિશે વાત કરવામાં આવી છે કે જ્યારે લેખક એ ગુલમર્ગની મુલાકાત જાય છે ત્યારે તેમને ત્યાં આત્મીયતા, લેખકને ત્યાં ત્યાંની જે પ્રાકૃતિક શોભા અને ત્યાંના જે અનુભવો છે તે આ પાઠમાં यात्रा वर्णन में हमने प्रस्तुत कराया है. मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा. एक खुला सपाट मैदान, देवदारों के घने झुरमुट और बस. तब मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देखाया था. અહીં એમ કહે છે લેખક કે જ્યારે પહેલી વખત ગુલમર્ગ જતા લેખને ત્યાં કંઈ પણ આકર્ષણ લાગ્યું નહોતું. ત્યાં કેવળ એક ખુલ્લું સપાટ મેદાન અને દેવદારના વૃક્ષોનો સમૂહ જ હતો. मगर बाद में महीनों वहाँ रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया. उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता. शायद वही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ
व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी होती जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में ही देखने लगता है। कांपती तितलियों, उठते बादलों और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह। दूसरी ओर वह पूरा विस्तार जिसमें वह स्वयं भी रहता है, उसे अपने में समाया सा लगता है। सूर्योदय और सूर्यास्त, दोनों संध्याएं, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ। इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है अपने ही बिछुड़ने का, अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रहा जाता है। અહીં મિત્રો લેખક એમ કહે છે કે કેટલાક મહિનાઓ પછી જ્યારે તે પહેલી વખત ગુલમર્ગની મુલાકાત લે છે, પછી કેટલાક મહિનાઓ પછી ત્યાં રહ્યા, પછી લેખકને ગુલમર્ગ પ્રત્યે આત્મીયતા બંધાઈ ગઈ. તેમને લાગવા માંડ્યું કે તેઓ પણ ત્યાંના સપાટ મેદાનનો એક ભાગ છે. ત્યાંના પ્રાકૃતિક દ્રશ્યો તેમને પોતાનામાં સમાયેલા લાગવા માંડ્યા. લેખક કહે છે કે ગુલમર્ગમાં રહ્યા પછી જ્યારે વ્યક્તિ ત્યાંથી વિદાય થાય છે ત્યારે તેને પોતે પોતાનાથી વિખેટો પડતો હોય એવું લાગે છે. હવે આગળ જોઈએ. गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं. हरियाली के आर पार, लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में आंखें मुग्ध होकर देखती रहती है और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं. वातावरण में नई नई कौपलें फूट आती हैं. हर क्षण एक नए अनुभव, नए रोमांच की सृष्टि होती है. बादलों के पोंटिकों के नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर बैठे हैं. दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियाँ घोड़ा दौड़ाती नजर आती है. रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहाँ तहाँ छिटके हैं. सहसा प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती है. रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है. हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है. मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है. अब चारों तरफ धुंध ही धुंध और बेबस होकर फैली पगडंडियों की पतली पतली नरम बाहें. जब तक बादल बरसेगा बाहें फैली रहेगी ऐसी ही कोमल, विस्मृत और निढाल. અહીં મિત્રો ગુલમર્ગની પ્રાકૃતિક શોભા વિશે લેખક કહે છે કે ગુલમર્ગમાં ભારે ભરપૂર હરિયાળી છે. નીચે લીલુંછમ ઘાસ છે. લાલ લાલ છતની ઉપર પણ હરિયાળી છે અને ઊંચા ઊંચા વૃક્ષોને લીધે આકાશ પણ લીલુંછમ દેખાય છે. હરિયાળીની વચ્ચે અવનવા રંગોના ફૂલો ખૂબ સુંદર લાગે છે. દરેક ક્ષણે એક નવો અનુભવ થાય છે અને નવા રોમાંચનું સર્જન કરે છે. લોકો લીલા લીલા ઘાસ પર બેસવાનો આનંદ લે છે. પર્યટકો ઘોડે સવારીની મજા માણે છે. હવે આગળ જોઈએ. सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जन्मेगा. आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप इधर उधर भटकते फिरेंगे. भेड़ों और बकरियों के रेवड़ पगडंडियों पर टक जाएंगे. दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होगा. रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा. मैदान की वह खामोशी भी जो दिन के समय इतनी पाचाल हो जाती है. અહીં ગુલમર્ગની સાંજની વાત કરવામાં આવી છે कि गुलमर्ग की तरह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी. मैं होटल की खिड़की में खड़ा था. दूर, बहुत दूर सामने से एक बरसती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी. मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह मुझ तक पहुँचे और मुझे अपने में लपेट ले. बरसती घटा में गिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है. घटा ऊपर से गिर आए और
व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, यह इससे अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था और मैं इसके बराबर होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला ही रहा था। आ आ, मैं तुझसे कमज़ोर नहीं हूँ। हवा तेज थी मगर घटा तेज से नहीं बढ़ रही थी। हालांकि तूफान बहुत उठा हुआ था। बार बार जोर की गरज होती थी जिससे धरती और आकाश की शिराओं कांप जाती थी। बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली कांपती थी और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज़ को नंगा कर जाता था। मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदें मेरे ऊपर बरसेगी, बिजलियों का यह कहर मेरे ऊपर टूटेगा। मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था। અહીં મિત્રો કે સાંજની વાત કરવામાં આવી છે અને દિવસે સૂર્યોદય થતાં એની વાત કરવામાં આવી છે કે સાંજ થતાં ગુલમર્ગમાં બરફ વરસવાનું શરૂ થઈ જાય છે। ઘાસ પર બેઠેલા ભાતના વસ્ત્રો પહેરેલા લોકો ઉઠીને ચાલવા માંડે છે। હરિયાળી ધુમ્મસથી ઘેરાઈ જાય છે। મેદાન ઉપર અંધારું છવાઈ જાય છે। ધુમ્મસમાં પગદંડીઓ પાતળી પાતળી બાંયો જેવી થઈ જાય છે। સવારે સૂરજ ઉગતા જ આખું દ્રશ્ય બદલાઈ જાય છે। આકાશમાં વાદળ વિહરતા નજરે પડે છે। બકરા ઘેટાની ટોળાથી પગદંડીઓ છવાઈ જાય છે। રાતની શાંતિ કોલાહલમાં બદલાઈ જાય છે। હવે અહીં મિત્રો લેખકે અમને એક રાતનો અવિસ્મરણીય અનુભવ કહ્યો છે કે જેમને તે ભૂલી નથી શકતા। કે એક રાતે લેખક હોટલની બારી પાસે ઊભા હતા। દૂર સામેથી એક વરસાદી ઘટા તેમના તરફ આવી રહી હતી। લેખક ઈચ્છતા હતા કે તે ઘટા તેમની પાસે આવીને તેમને લપેટી લે। હવા તોફાની હતી અને વાદળોની ગર્જના પણ વીજળી સાથે ચમકી રહી હતી। લેખક વરસાદી ઘટાનો આનંદ લેવા ઈચ્છતા હતા, પરંતુ તોફાન શમી ગયું અને લેખકની ઈચ્છા અધૂરી રહી ગઈ। હવે આગળ જોઈએ। अचानक हवा रुक गई। અહીં આપણે વાત કરી તેમ કે અચાનક હવા ઊભી રહી જાય છે। बहुत हुआ तूफान, जहाँ का जहाँ ठिठक गया और दूर ही पर कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा। बिजली की सांस रुकने लगी और मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था। तूफान का जोर उतर गया और उसके साथ ही मेरा भी। मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सका। वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में दो एक बार ही आते हैं। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं होंगे। तभी तो मुद्दत तक वहाँ रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींचकर वहाँ ले जाता है, वरना वहाँ है क्या एक खुला सपाट मैदान जहाँ ज़्यादा गोल्फ खेली जा सकती है। व्यक्ति क्यों बार बार वहाँ जाना चाहता है? क्या गोल्फ खेलने के लिए ही? અહીં મિત્રો લેખક છેલ્લે કહે છે કે ગુલમર્ગ કોઈને કોઈ આકર્ષણ લોકોને ત્યાં ખેંચી લાવે છે। લોકો ફક્ત ગોલ્ફ રમવા માટે જ ત્યાં જ આવતા નથી, એટલે કે ઘણું બધું છે એમ। ત્યાં ફક્ત ખુલ્લું મેદાન જ છે, સપાટ મેદાન, કે ત્યાં ગોલ્ફ જ ખાલી રમી શકાય। પણ શું લોકો ત્યાં આગળ ખરેખર ગોલ્ફ રમવા જ જતા હશે? ના, ત્યાં આગળ બીજું પણ ઘણું બધું જોવાનું છે એવું લેખક કહેવા માંગે છે। હવે આપણે શબ્દાર્થ જોઈ લઈએ। ગુલમર્ગ એ કાશ્મીર का एक सुंदर प्राकृतिक रमणीय स्थान એટલે કે સ્થળ છે। तिगलिया એટલે तिराहा, जहाँ तीन रास्ते मिलते हो, જ્યાં ત્રણ રસ્તા મળે છે તેને तिगलिया કહેવામાં આવે। रोमांच की, आनंद देने वाले, हर्षित करने वाले। पार्टिको, बरामदा, ड्योढ़ी, रेवड़ यानी कि झुंड, कहर, अत्याचार, दम तोड़ना, मर जाना। तो मित्रों आ હતો આપણો ગુલમર્ગ की खिड़की से एक रात
યાત્રા વર્ણન. વિડીયો જોયા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક્સ.